नगरीय बस्तियां वे मानव बस्तियां होती हैं जहां पर अधिक जनसंख्या, अधिक बेहतर रहने की सुविधाएं के साथ साथ अच्छी नगरीय उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं उपभोग की वस्तुएं मिलती हैं। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं अध्याय 2। इसमें अपन पढ़ेंगे मानव बस्तियां, नगरीय बस्तियां एवं उसके स्वरूप। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी, मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 2। इसमें अपन देखेंगे नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होती हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था ग्रामीण बस्तियां क्या थी। इसमें अपन देखते हैं कि नगरीय बस्तियां बेसिकली क्या होती हैं। सबसे पहले नगरीय बस्तियां। तो नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? तो नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासी का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक या तृतीयक एवं चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया है। इसमें अपन ये है कोई भी ग्रामीण बस्ती है, कोई भी नगरीय बस्ती, इसमें विभेद कैसे करते हैं? इसमें विभेद या डिफरेंस ऐसे निकालते हैं कि अधिकांशतः ग्रामीण बस्ती में प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, इसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जो क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं। जबकि जो नगरीय बस्ती है यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप जिसमें उद्योग धंधे आदि, इसके बाद तृतीय क्रियाकलापों में सेवा क्षेत्र, जॉब, रेलवे, इसके बाद बैंकिंग आदि का, और चतुर्थ क्रियाकलाप में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य है उसकी विविधता कम पाई जाती है, जबकि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें कार्यों की विविधता के साथ साथ जनसंख्या की विविधता भी अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया है। क्यों लंदन नगर को भी क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक काल के दौरान सबसे प्रथम यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड की राजधानी लंदन सबसे पहले विकसित हुई थी, इसलिए वर्ल्ड में सबसे पहले लंदन शहर को नगर की उपमा दी गई है या नगरीय बस्ती के रूप में जाना जाता है। इस टाइप की है नगरीय बस्तियां। ये किसका चित्र है? लंदन का। अब देखेंगे समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है कि नगरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में नगरों के कई स्वरूप देखे गए। जैसे प्राचीन काल में कुछ नगरों का स्वरूप था, इसी प्रकार से कुछ मध्यकालीन काल में नगरों का कुछ स्वरूप था, इसी प्रकार मॉडर्न या आधुनिक काल में भी नगरों का कुछ स्वरूप है। इन नगरों की विस्तृत चर्चा इसमें देखते हैं। इसमें है प्राचीन नगर। इस काल में अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। क्योंकि इस समय सभ्यता का उत्पन्न हुई थी। इसी समय जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसी प्रकार हवांगो घाटी सभ्यता, इसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता, इस समय जो विश्व में अलग अलग सभ्यता है उनका ओरिजिन हो रहा था। इस वजह से ओरिजिन का आधार क्या था? इनका ओरिजिन का आधार था धर्म और संस्कृति को बताकर सभ्यताओं की उत्पत्ति करना। इसी के रूप में धर्म और संस्कृति के रूप में प्राचीन नगरों का उत्पत्ति हुई या प्राचीन नगरों का ओरिजिन हुआ। सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। उदाहरण के लिए जैसे प्रयागराज इलाहाबाद, जैसे पाटलिपुत्र, जैसे पटना और मदुरई। इसमें अपन और देखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ये किस प्रकार की सभ्यता है? ये प्राचीन काल की सभ्यता है। इसमें मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगन है। और यदि प्राचीन नगरों में देखा जाए जहां से सभ्यता की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जहां पर लोगों ने बसना स्टार्ट किया जैसे कि इलाहाबाद है, वाराणसी है, मदुरई है, इनकी स्थापना धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से हुई थी। अब है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर, यह नगर कब से कब तक माने जाते? यह नगर 900 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं। इस समय भारत में सर्वाधिक मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों के आक्रमण के काल को ही मध्यकालीन काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मध्यकालीन नगर में इस काल में अधिकांश नगरों का विकास राजवाड़ों जैसे कि नेता के बाद राजा के साथ साथ उनकी प्रजा
अधिकांशतः राजवाड़े जैसे कि राजस्थान, मालवा के पठार में देवी अहिल्याबाई, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस प्रकार के राजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ, जैसे हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार से अपन इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक किला बनाया जाता था, किला में राजा रहता था। तो प्राचीन काल में किस टाइप से था, एक राजा था और उसके चारों ओर प्रजा थी। तो इसी में एक आ गया, जैसे कि हैदराबाद में निजाम लोग मुस्लिम समुदाय दिखता, इसी प्रकार से लखनऊ में मुस्लिम समुदाय दिखता, इसी प्रकार से आगरा में जैसे कि अकबर की राजधानी आगरा थी। तो इसमें अपन इस प्रकार के मध्यकालीन नगरों को देख सकते हैं। अब आधुनिक नगर कैसे कहते हैं? आधुनिक नगर वह नगर है जहां पर समस्त सुख सुविधाओं का समावेश होता है, उसे ही आधुनिक नगर कहा जाता है। जहां जरूरत की हर एक मौजूद चीज उपलब्ध हो, उसे ही आधुनिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है। अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा राजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों, पत्तनों, प्रशासनिक व सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया। यह है कि 1600 ईस्वी से अंग्रेजों का भारत में आक्रमण हुआ और अंग्रेजों की सत्ता 1700 ईस्वी से भारत पर जम गई। जब अंग्रेजों की सत्ता भारत पर जम गई तो उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति, उस पाश्चात्य संस्कृति को भारत पर लागू किया और यहाँ का जो प्रशासन था, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, जो यहाँ के राजवाड़े थे, इन्होंने अंग्रेजों ने उनको अपने अधीन कर लिया। जैसे डलहौजी ने कहा था कि फूट डालो और राज करो नीति अपना, मतलब दो राजाओं के बीच फूट डाल दो और राज करो की नीति अपना। इस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने राजवाड़ों और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने केंद्र में रखकर या अपने कब्जे में करके उनका दुरुपयोग किया। इसी प्रकार से और अपन आगे देखते हैं कि कहीं पर जैसे ब्रिटिश शासन के काल में भारत को हानि हुई, तो कहीं पर ब्रिटिश शासन के काल में बहुत लाभ पहुंचा। जैसे कि 1854 में अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में रेल चलाई और 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में, हाई एजुकेशन के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया, जिसे उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार प्रसार किया गया। इसी में जैसे ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों, इसी में विश्राम स्थल बनाए गए, जैसे कि अवकाश स्थल, जैसे कि शिमला, मसूरी, डलहौजी, इस प्रकार के पर्यटन स्थल को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया। पत्तनों व प्रशासनिक सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया गया। क्यों? क्योंकि यूरोप या लंदन की जलवायु कैसी थी? यूरोप या लंदन की जलवायु थी शीतकालीन जलवायु। तो उन्होंने जैसे कि अधिकांश हिमालय क्षेत्र में शीतकालीन जलवायु के क्षेत्र को अधिक डेवलप किया। इस प्रकार है आधुनिक नगर। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर। जो स्वतंत्रता 1947 के बाद जिन नगरों का निर्माण हुआ उनमें क्या है, इस समय अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि व औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो आदि के रूप में विकसित हुए। अब चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कर्बूजियस। इसी प्रकार यहाँ पर एक जयपुर का वो कौन है? रचनाकार कौन है? जयपुर का रचनाकार है भटनागर। इसी प्रकार से जैसे औद्योगिक केंद्रों के रूप में 1957 में कुछ भारत के शहर पनपे, जिनमें दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी। बरौनी क्या है? बरौनी है तेल फैक्ट्री। इस प्रकार के कुछ शहर स्वतंत्रता के बाद पनपे। इसके बाद अपन देखें कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर। अब कार्यों की प्रमुखता से मतलब क्या है? अब किसी भी शहर में कार्य मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब कार्य ही किसी भी शहर को या किसी भी नगर को अन्य उसके जो प्रतिस्पर्धी नगर है या जो उसके आसपास अनुशंसी नगर है या जो उसके आसपास ग्रामीण नगर है, उनको कार्यों के आधार पर ही अलग किया जा सकता है। अब कार्यों में किस प्रकार कार्य? जैसे प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और अधिक विविधात्मक कार्य। इसके अलावा आर्थिक कार्यों में चतुर्थ क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप,
द्वितीय क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप के नामों से यह नगर जाने जाते हैं। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले प्रशासनिक नगर। तो प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? प्रशासनिक मतलब होता है कि देश का मस्तिष्क, समस्त देश के जहां अधिकारी, पॉलिटिशियन जहां पर निर्णय लेते हैं या निर्णयकारी शक्तियां कार्य करती हैं, उसे कहा जाता है प्रशासनिक नगर। वे शहर या नगर जहां उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। अब दिल्ली क्योंकि दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, इसी प्रकार से दिल्ली में सांसद है, इसलिए यहाँ पर निर्णयकारी कार्य संपादित होते, इसलिए इसको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं जो राज्य के हित में होते हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? जहां पर जिस नगर के आसपास, जैसे कि यह नगर है, इस नगर के आसपास चारों ओर औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, उसे कहा जाता है औद्योगिक नगर। जैसे कि अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा है अपन ने, जैसे औद्योगिक नगर में क्या कहा है? औद्योगिक नगर में जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि यह औद्योगिक नगर हैं। जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो, जैसे कि मुंबई में किस उद्योग की प्रधानता है? मुंबई में है सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता। इसी प्रकार से सेलम में किस उद्योग की प्रधानता है? सेलम में है पीट कोयले की प्रधानता। इसी प्रकार जमशेदपुर में किस उद्योग की प्रधानता है? जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, यहाँ पर लोहा से निर्मित वस्तुएं बनाई जाती हैं। तीसरा है परिवहन नगर। परिवहन नगर किसे कहते हैं? जहां पर देश, जैसे कि यह है राजधानी दिल्ली है, यहां पर सभी जगह से मार्ग आकर मिलते हैं, तो यह नगर क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा CBD, और यह अन्य नगर है, इसे ही कहा जाता है परिवहन नगर। कुछ नगर पत्तन के रूप में आयत निर्यात में संलग्न होते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, इनको परिवहन नगर भी कहा जा सकता है, और दिल्ली को भी परिवहन नगर कहा जाता है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ पर हरियाणा से भी, MP से भी, राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सभी से आकर मार्ग मिलते हैं, इसलिए इसको परिवहन मार्ग के रूप में जाना जाता है। खनन नगर। खनन मतलब होता है कि प्रकृति से कोई भी वस्तु का निष्कासन करना, उसे खनन कहते हैं। खनन नगर के रूप में वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज किस खनन के लिए जाना जाता है? रानीगंज जाना जाता है कोयला के लिए। इसी प्रकार झरिया, ये भी कोयला के लिए, और अन्य में बोकारो, गिरिडीह, इसके अलावा कर्नाटक में वेल्लोर, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में चिकमंगलुरु, और आगे चले जाए जैसे नागपुर में भंडारा, अकोला, महाराष्ट्र के और एरिया, मध्य प्रदेश में बालाघाट। यह नगर कौन से नगर कहलाते हैं? यह नगर कहलाते हैं खनन नगर। अब है गैरीसन या छावनी नगर। गैरीसन या छावनी नगर किसे कहते हैं? जैसे जो सैन्य अड्डा होता है, सैन्य अड्डा को ही गैरीसन नगर या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है, जैसे महू छावनी, इसके बाद बबीना छावनी, इसके बाद और अपन देखें आगरा फोर्ट, आगरा छावनी, फिरोजपुर कैंट, फिरोजपुर छावनी। इस प्रकार से भारत में कई प्रकार की छावनियां हैं। जिन नगरों में सेना की छावनियां होती हैं उन्हें गैरीसन नगर कहते हैं, जैसे अंबाला, जालंधर, बबीना, उधमपुर, इस प्रकार के नगर हैं। यहाँ पर यह किस प्रकार का कार्य करती है? छावनियां देश में कंट्रोल का कार्य करती हैं। भाई यह देखती हैं कि किसी भी देश में कहीं पर दंगा तो नहीं हो रहा, इस प्रकार कंट्रोलिंग का कार्य है छावनियां करती हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं? ऐसे नगर जो आस्था के प्रतीक होते हैं, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, अजमेर। ऐसे नगर जो धार्मिक व संस्कृति के केंद्र के नाम से विख्यात होते हैं, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। इस प्रकार अपन देखते हैं कि नगरों का प्रशासनिक वर्गीकरण अपन ने देखा, नगरों को कार्यों के आधार पर अपन ने देखा, और अपन आगे देखेंगे नगरीय संकुल किसे कहते हैं। नगरीय संकुल मतलब क्या होता है? नगरीय मतलब होता है
की बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाया जाना, अधिक सुख सुविधा पाया जाना, उसे कहते हैं नगरीय क्षेत्र। और संकुल मतलब होता है जब बहुत अधिक छोटे छोटे क्षेत्र नगरीय क्षेत्र बन जाए और मिलकर एक बड़ा सा महानगर का निर्माण कर ले, तो उसे कहते हैं नगरीय संकुल। एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगर की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी दो या दो से अधिक नगर एक साथ जुड़कर एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। ऐसे को नगरीय संकुल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे कि यह नगर है हैदराबाद, यह नगर है सिकंदराबाद। अब यह दोनों नगर इतने बढ़ गए कि अब इनको पहचाना नहीं जा सकता। अब यह नगर सन्य नगर मगर यानी मेगालोपोलिस, यह नगर मेगालोपोलिस का उदाहरण बन गए। अब इसके आसपास चारों तरफ बस्तियां ही बस्तियां हैं। कहां पर ये सिकंदराबाद शुरू होता है, कहां पर खत्म होता है, कहां पर हैदराबाद शुरू होता है, कहां पर हैदराबाद खत्म होता है, यह पहचाना नहीं जा सकता। इसी को कहा जाता है नगरीय संकुल। जैसे कि इस चित्र में अपन देख सकते हैं कि चारों तरफ नगरीय बस्तियां, कहीं पर नहीं पहचाना जा सकता। पहले यह छोटी छोटी नगरीय बस्तियां हुई होंगी, लेकिन वर्तमान में यह सभी मिलकर एक नगरीय नगर का रूप धारण कर लिया है। अब कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है, अब अपन इसकी विशेषताएं देखेंगे कि जैसे कोई नगर है, यह नगरीय संकुल कब बनता है। सबसे पहली विशेषता है कोई नगर नगरीय संकुल बन जाता है जब इसमें किसी एक का समावेश होता है। जैसे कि यह एक छोटा सा कस्बा है, समय के साथ इस कस्बे का विस्तार हुआ, तो अब यह कस्बा इतना बड़ा हो गया। इसी के साथ यहाँ पर भी एक शहर था, तो धीरे धीरे इस शहर का विस्तार हुआ। यह विस्तार के साथ साथ यह शहर, यह दोनों शहर आपस में मिल गए। तो अब यहाँ पर अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि यह शहर अलग है और यह शहर अलग है, बल्कि यह पूरे नगरीय संकुल के रूप में जाना जाता है। नगर एवं उससे संलग्न विस्तार। अब नगर का जो बाहरी एरिया होता है, कोर एरिया होता है, या जो कम्यूटर जोन होता है, उसी एक को कहते हैं अपन संलग्न एरिया। विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब दो या अधिक नगर मिल जाते हैं, जब दो नगर आपस में मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के नगरों का निर्माण होता है। एक नगर या उससे सटे हुए या एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार, जैसे कि रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र या सैनिक छावनी को मिलाकर नगरीय संकुल बन जाता है। जैसे कि यह कोई क्षेत्र है, यहाँ पर रेलवे कॉलोनी, यहाँ पर पत्तन है, यहाँ पर सैनिक अड्डा है, यहाँ पर विश्वविद्यालय है बड़ा वाला, यहाँ पर कोई रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। इस प्रकार से इसका विस्तार चारों तरफ नगर का हो जाता है। इस सभी को मिलाकर एक बहुत बड़े महानगर का निर्माण हो जाता है। इसी महानगर को क्या कहा जाता है, इसी महानगर को कहा जाता है नगरीय संकुल। महानगर एवं नगर में अंतर। अब अपन देखते हैं महानगर एवं नगर में क्या अंतर होते हैं। नगर मतलब होता है एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा नहीं, अपन ये कह सकते हैं एक मध्यम आकार वाला क्षेत्र, उसको कहा जाता है नगर। जैसे कि महानगर किसको कहा जाए, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, और इसके अलावा चेन्नई है, कोलकाता, इनको कहा जाएगा महानगर। क्यों? इनकी जनसंख्या भी ज्यादा है और इनका बहुत ज्यादा विस्तार भी, इसलिए इनको कहा जाएगा महानगर। नगर किसको कहा जाएगा, जैसे कि झांसी, इसको कहा जाएगा नगर। इसी प्रकार से और भी नगरों के रूप में जाना जाएगा, जैसे कि इटारसी, इसको नगर कहा जाएगा। इसी प्रकार से खंडवा, खरगोन, इसको नगर कहा जाएगा। और इसी प्रकार से ये कहे भुसावल, इसको क्या कहा जाएगा, इसको भी नगर कहा जाएगा। जहां पर जनसंख्या तो होती है लेकिन नगर का इतना अधिक विस्तार नहीं हो पाता। जैसे कि नगर 10 या 20 किलोमीटर फैला है, यदि नगर 100 या 150 किलोमीटर फैल जाए, उसको कहा जाएगा महानगर। नगर से आशा एक बड़े और स्थायी व्यवसाय व्यवस्थापन से है, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र को कवर करता है। वहीं महानगर एक ऐसा व्यवस्थापन है जो पूरे शहर के साथ साथ आसपास के उपनगरों को भी समा लेता है। नगरों की तुलना में महानगरों का आकार काफी विशाल होता है। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या अंतर है, इसमें है कार्यों के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले है नगर में क्या कहा है, नगर में कहा गया है कि नगर जो है वह खुद ही थोड़ा उत्पादन करता है और आसपास में जो उपभोग करने वाले लोग हैं वो नगर से ही उपभोग कर लेते हैं। जबकि जो महानगर है वह महानगर आसपास के क्षेत्र, जैसे कि ये महानगर है, जो आसपास के क्षेत्र
गांव है उनका पालन पोषण करता है। गांव से महानगर में लोग शहर कुछ भी खरीदने आते हैं और शाम को लौट जाते हैं। इसी में कहा गया महानगर पूरे शहर के साथ साथ आसपास के उपनगरों को भी समा लेता है। नगरों की तुलना में महानगरों का आकार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि महानगरों में जनसंख्या अधिक होती है। नगर की आर्थिक क्रियाओं का स्तर सामान्य प्रकृति का होता है तथा विभिन्न नगरों के निवासी अपने पास के किसी महानगर के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। इसके फलस्वरूप छोटे नगरों के आर्थिक संसाधन धीरे धीरे महानगर में केंद्रित होने लगते हैं। फलस्वरूप कस्बों व छोटे नगरों का आर्थिक जीवन सामान्य प्रकृति का बना रहता है, जबकि महानगर चूषक नगर का रूप लेने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि महानगरों का विकास उन पर सामान्य नगरों की निर्भरता पर ही परिणाम होता है। इसमें यह कहा गया है कि जो एक नगर होता है वो महानगर होता है। नगर तो धीरे धीरे विकास करता है, जबकि महानगर एक बहुत तेजी से विकास करता है। जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको वह चूस लेता है। इसका मतलब ये है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जो प्रतिभा थी वह सभी नगरों में आ जाती है। वो जो आसपास के क्षेत्र रह जाते हैं वो एक तरफ से कह दो कि वो सूखे क्षेत्र पड़ जाते हैं, उनमें प्रभावशीलता कम हो जाती है। एक प्रकार से और कह सकते हैं अपन इसको बैकवाश इफेक्ट कह सकते हैं कि नगर ने सब कुछ खींच लिया, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। यह महानगरों की प्रकृति को दर्शाता है। महानगरों की तुलना में नगरों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तनशील होता है। दूसरी ओर महानगरी आधुनिक संस्कृति का केंद्र होती है तथा आधुनिकता के लक्षणों का प्रचार प्रसार महानगर से नगरों की ओर होता है। सबसे पहले यह देखा जाए कि जो सामाजिक संबंध वह नगरों में अच्छे होते हैं, जबकि जो महानगर है उनमें सामाजिक संबंध और धार्मिक संबंध काफी परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि महानगरों में बहुत अधिक नगरीय विविधता पाई जाती है। नगरीय विविधता के साथ साथ जो महानगरों में निवास करने वाली जनसंख्या है उनमें भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इस कारण से इन दोनों में मतभेद चलते रहते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को काटकर या एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। और इसमें आगे कहा गया है महानगर आधुनिक संस्कृति का केंद्र होते हैं। जो भी सबसे पहले महानगरों में जो भी फैशन आती है वो सभी महानगरों से स्टार्ट की जाती है। क्योंकि महानगर में बहुत विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं और महानगरों से नगरों में इनका संस्कृति और लक्षणों का प्रसार होता है। क्षेत्र, राज्य तथा राष्ट्र स्तर की राजनीति में उन लोगों का अधिक प्रभुत्व होता है जो नगरों की अपेक्षा महानगरों से निर्वाचित होते हैं। क्योंकि महानगरों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, जबकि नगरों में एक समरूप क्षेत्र पाया जाता है। सभी समान जाति के लोग या कुछ विभिन्न जाति के लोग पाए जाते हैं। इसी कारण से तो बेंगलुरु को कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेंगलुरु में सबसे ज्यादा विविधता के लोग पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि महानगर से निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि को एक बड़े क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उन्हें अधिक प्रभावपूर्ण मान लिया जाता है। क्योंकि महानगर में अधिक जनसंख्या निवास करती है, अधिक विविधता के लोग रहते हैं, तो उनको सभी को हैंडल करना अधिक सरल होता है। जबकि जो एक सजातीय वर्ग है उनमें किसी ने एक ने कहा इसको वोट नहीं देंगे तो वो वोट नहीं देते। जबकि जो महानगर है उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की उपजातियां हैं, तो यह सभी मिलकर किसका निर्माण करती है? यह सभी मिलकर करते हैं महानगरों का निर्माण। अब नगर और महानगर को प्रकृति की दृष्टि से देखें तो भाई पृथक पृथक नगर में गांव और कस्बों में प्रवास करके बसने वाले लोगों की दर उतनी नहीं होती जितनी नगरों से महानगरों की प्रवास करने वालों की होती है। इसका मतलब यह है कि जो गांव से प्रवास शहरों में होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिव किसके, जो जैसे है गांव से प्रवास हुआ नगर में जैसे 30%, जबकि नगर से महानगर में प्रवास होगा 70%। यह अधिक क्यों होता है? क्योंकि नगर से महानगर में और अधिक सुविधा मिलती है। चूंकि अपन ये जानते हैं कि जो नगरीय जनसंख्या है वो अधिक गत्यात्मक होती है, अधिक गतिशील होती है, उसमें रोजगार के अधिक अवसर पाने के लिए उत्सुकता होती है। इस कारण से इनमें मूवमेंट भी अधिक होता है। जबकि जो ग्रामीण एरिया है यह किसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी हुई है, जैसे कि खेती कर रही है, कोई मजदूरी कर रही है, तो वह एक ही स्थान पर सभी कार्य कर देते हैं। जबकि जो जैसे द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप है इनको लेबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मूवमेंट करना पड़ता है। इस वजह से
इनमें गतिशीलता अधिक होती। इसका कारण महानगरों का भौतिक आकर्षक तथा नगरीय सुख सुविधाएं जो साधारण नगरों में उपलब्ध नहीं हो पाती, जैसे कि 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, यह गांवों में नहीं मिलेगी, यह नगरों में भी नहीं मिलेगी, जबकि यह महानगरों की विशेषता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कैसे महानगर किसी भी संस्कृति को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन को कैसे बदल देते हैं। और इसमें अपन ये भी देखते हैं कि गांव से प्रवासकारी जनसंख्या शहरों में आ गई और किस प्रकार से शहरी जीवन लगातार बदलता जाता है। तुम इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप हमें बताएं कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।